इस वीडियो का मकसद जावा प्रोग्रामर्स को सी शार्प पे मूव करना है। ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल है जिसमें जावा और सी शार्प के डिफरेंसेस बताए जाएंगे। अगर आपको पहले से जावा नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जैसे हमने पहले इसी कोर्स में सी प्लस प्लस से जावा पे मूव हुए डिफरेंसेस की बेस पे, इसी तरह से इस वीडियो में जावा से सी शार्प की तरफ हम अपने आप को इनेबल करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से हम किसी भी लैंग्वेज में बेसिक कोड लिखने का स्ट्रक्चर सीखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जावा में बेसिक कोड का स्ट्रक्चर लिखने का क्या तरीका है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसमें ब्रैकेट में आप आर्गुमेंट्स यहाँ पे ऐड करते हैं। ये एक मेन फंक्शन है। हमने ये जावा में पढ़ा था कि जावा में अगर कोई भी कोड आपने लिखना है वो किसी भी क्लास से बाहर नहीं लिखा जा सकता। पब्लिक क्लास, लेट्स से मैं इस क्लास का नाम टेस्ट क्लास रख देता हूँ। तो आपने कोई भी फंक्शन, कोई भी कोड लिखना है वो क्लास में ही लिखना है। यही सेम चीज अगर हम सी शार्प में करें तो एग्जैक्ट सेम है। आपने क्लास बनानी है, पब्लिक क्लास टेस्ट। यहाँ पे आपने फंक्शन लिखना है स्टैटिक, पब्लिक लिखना चाहते हैं लिख लें, वरना जरूरत नहीं है, मेन, और यहाँ पे वैसे ही स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। लेकिन सी शार्प एक और चीज रिक्वायर करती है जो जावा कंपल्सरी नहीं करती। वो ये है कि जावा के अंदर आप पैकेज कोई बनाते हैं या ऑटोमेटिकली जब आप किसी आईडी को यूज करते हैं तो पैकेज का कीवर्ड ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। लेट्स से पैकेज ABC। पैकेज का मकसद जावा में एक जैसी क्लास लाइब्रेरीज को, एक जैसी क्लासेस को जो मिलती जुलती फंक्शनैलिटी रखते हैं उनको ग्रुप करना होता है। तो आप एक पैकेज बना लेते हैं। सी शार्प में उस पैकेज का नाम नेम स्पेस है। वहाँ पे सी शार्प में उसको पैकेज नहीं, उसको नेम स्पेस कहा जाता है। नेम स्पेस ABC। यहाँ पे पैकेज के बाद ABC लिख के आपने सेमीकोलन लगाया, लेकिन इस जगह पे आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले नेम स्पेस, फिर क्लास एंड देन मेन फंक्शन। जावा में कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखा जाता था। यहाँ पे लेट्स से हेलो। सी शार्प में सेम काम करने के लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हेलो सेमीकोलन। अभी तक हमने जो डिफरेंसेस देखे वो दोनों में सिर्फ पैकेज और नेम स्पेस का फर्क आया। कंसेप्ट सेम है, आपने एक जैसी क्लासेस को कंबाइन करना है। प्रिंटिंग की स्टेटमेंट सेम रहेगी पैरेंथेसिस के अंदर, लेकिन सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगी, चेंज इस जगह पे आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln या कंसोल डॉट राइट लाइन। इस चीज में सिर्फ चेंज आएगी, और यह पैकेज की जगह पे चेंज आएगी। जावा के अंदर जब आपको कोई क्लास बना रही है किसी फाइल के अंदर, तो उस फाइल का नाम भी उसकी क्लास के नेम पे होना चाहिए, टेस्ट डॉट जावा। सी शार्प भी सेम रिक्वायरमेंट रखती है, टेस्ट डॉट CS। यहाँ पे सिर्फ फर्क या डिफरेंस आएगा एक्सटेंशन का, फाइल की एक्सटेंशन। सी शार्प में CS होती है सी शार्प, और जावा में डॉट जावा की एक्सटेंशन मौजूद होती है। जावा के अंदर
अगर आप कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, कोई यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाता है इंपोर्ट लेट से जावा डॉट यूटिल। इस तरह से कोई भी लाइब्रेरी का नाम है वो इंपोर्ट के साथ लिखा जाता है पैकेज से पहले। सी शार्प में नेम स्पेस से पहले आप ये लिखेंगे यूजिंग, और कोई भी इसकी नेम स्पेस होगी सिस्टम। जावा के अंदर आपने यूज़ किया इंपोर्ट का कीवर्ड, सी शार्प में यूज़ करेंगे यूजिंग का कीवर्ड। कंसोल का जो फंक्शन है, ये कंसोल की जो क्लास है वो सिस्टम लाइब्रेरी में मौजूद है या सिस्टम की नेम स्पेस में मौजूद है। अगर ये आप लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम डॉट राइट लाइन, इस लाइन पे आपको एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। किसी भी लैंग्वेज में बेसिक स्ट्रक्चर, या यूं समझ लें कि जब आपने कोड की पहली लाइन लिखनी है तो उसके लिए एक हेडर या फुटर होता है कि किसी भी प्रोग्राम में स्टार्ट में क्या आएगा, एंड पे क्या आएगा। जैसे आपको पता है कि सी प्लस प्लस में आप बेसिक स्ट्रक्चर क्या लिखते थे, इंट में इस तरह की चीज़ें लिखते थे। जावा में इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है, आपका कोड यहाँ पे लिखा जाता है मेन फंक्शन के अंदर, विद इन मेन फंक्शन। तो आपने ये देखा कि सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये आप पहले से देख चुके हैं इस कोर्स में। इसके अलावा जावा में भी हमने मेन फंक्शन देखा, और जावा में ये भी हमने पढ़ा था कि मेन फंक्शन स्टैटिक होता है। सी शार्प में भी मेन फंक्शन स्टैटिक है, उसकी भी सेम वजह है जो जावा में। सो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम मेन फंक्शन के स्टैटिक होने की वजूहात को डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद किसी भी लैंग्वेज में जो मेन चीज़ होती है वो उसकी डेटा टाइप्स होती है। जावा में आपने डेटा टाइप्स देखी, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, स्ट्रिंग, इंटीजर। हमने कहा था ये प्रिमिटिव टाइप है, तो सी शार्प के अंदर भी इंट के नाम से प्रिमिटिव टाइप मौजूद है, शॉर्ट के नाम से प्रिमिटिव टाइप मौजूद है, लॉन्ग भी मौजूद है। सो बेसिकली जितनी भी प्रिमिटिव टाइप्स आपने देखी हैं वो मौजूद हैं। जावा में स्ट्रिंग एक क्लास के तौर पे था, ये प्रिमिटिव टाइप के तौर पे नहीं था। सी शार्प के अंदर आप इसे एज अ प्रिमिटिव टाइप भी ले सकते हैं, स्मॉल एस के साथ और कैपिटल एस के साथ इसको एक क्लास भी ले सकते हैं। इंटीजर, इंट प्रिमिटिव टाइप की एक रैपर क्लास थी इंटीजर, तो सी शार्प में इसी का नाम इंट 32 या इंट 64, ये दोनों सी शार्प में मौजूद है। तो इस तरह से सिर्फ नेम मौजूद है, कंसेप्ट सेम है कि इस इंटीजर प्रिमिटिव टाइप की रैपर क्लास है इंट 32 एंड इंट 64। सेम फंक्शन जो इसके यहाँ पे इंटीजर क्लास में मौजूद हैं वो इंट 32 में भी मौजूद होंगे, इंट 64 में भी मौजूद होंगे, उसको आगे मज़ीद डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा कैरेक्टर की क्लास मौजूद है, मज़ीद डबल है, फ्लोट है, वो एज इट इज़ सी शार्प में भी मौजूद है। तो आपका सवाल ये आएगा कि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी अगर दोनों लैंग्वेजेस में है तो स्टिल टू लैंग्वेजेस एग्जिस्ट क्यों करती हैं? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है। हिस्ट्री है कि जावा जो है वो जिस कंपनी ने बनाई उसका नाम है सन, या उसको दूसरे अल्फाज में लोग ओरेकल भी कहते हैं। सी शार्प जिस कंपनी ने बनाई उसको लोग माइक्रोसॉफ्ट भी कहते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट की अक्सर प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं। सो जावा ने जब जावा लैंग्वेज आ गई, सन या ओरेकल वालों ने जावा लैंग्वेज बना ली, कुछ ऐसे बाद सी शार्प को ख्याल आया कि हम भी जावा के कंपटीशन में माइक्रोसॉफ्ट भी एक लैंग्वेज बनाए जिसका नाम सी शार्प रखा गया। अब लैंग्वेज बनाने के लिए एक डेवलपमेंट टीम चाहिए होती है जिसमें लैंग्वेज का कंपाइलर, लैंग्वेज की गाइडलाइंस, तमाम चीज़ें बनानी होती हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ट्रिकी तरीके से जावा को बनाने वाले डेवलपर्स को हायर कर लिया। सो जावा के जो 12 डेवलपर्स थे उनको कहा कि हम आपको सैलरी देते हैं
आए हमें जावा जैसी लैंग्वेज बना दे। सो जावा के जो टोटल डेवलपर्स थे उनमें से कुछ डेवलपर्स ने सी शार्प की लैंग्वेज को बनाया। तो अगर सेम डेवलपर्स ने सेम लैंग्वेज बनाई है तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज के फीचर्स भी सेम होंगे। जावा को पता लगा कि सी शार्प ने जावा की जो चीज़ें हैं उनको कॉपी कर लिया, और हैकरगल ने माइक्रोसॉफ्ट पे केस फाइल किया कि ये लैंग्वेज का कॉपीराइट हमारा है। सी शार्प ने सेम लैंग्वेज के फीचर्स उठा के लैंग्वेज एक बना ली है। अदालत में केस चलता रहा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी लैंग्वेज को चेंज करते करते एक ऐसी शक्ल दे दी कि जावा वालों से टोटली डिफरेंट हो गया। सो अल्टीमेटली उस केस का एंड जो भी हुआ, लेकिन मेन स्टोरी ये है कि सी शार्प जावा से ही निकली, लेकिन आज के दौर में सी शार्प ज़्यादा एडवांस है जावा से। सी शार्प के अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा वास्ट लैंग्वेज है, और माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सर्विसेज हैं उस सी शार्प के अंदर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। डेटा टाइप्स के बाद अगला सवाल ये आता है कि इस लैंग्वेज में कौन से ऑपरेटर्स मौजूद हैं। ऑपरेटर से मुराद ये है कि इसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल, ये तमाम ऑपरेटर्स सी शार्प, जावा, इवन के सी प्लस प्लस में भी सेम यही थे। डबल एंड, और तो ये तमाम जो ऑपरेटर्स हैं ये सेम है। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि आप किसी भी कंडीशन के बेस पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है या नहीं एग्जीक्यूट करनी। तो जावा का मैं कोड लिखूंगा, एंड a is equal to let's say 5 if a mod 2 डबल इक्वल 0। सो अगर a में जो इंटीजर है वो इवन है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम यहाँ पे लिखते हैं इवन, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑट। ये सेम कोड अगर हमें सी शार्प में लिखना हो तो हम क्या करेंगे। सो ये बेसिकली मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखा जा रहा है। सो अभी अब जितना भी कोड मैं लिखूंगा उसमें ये असम्पशन रखूंगा कि मेन स्ट्रक्चर हम आपको बता चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो जावा या सी शार्प में जो डिफरेंस है वो हम आपको पहले से डिस्कस कर चुके हैं। सो सी शार्प में अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सेम है जैसे आपने जावा में वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंडीशन लगानी है इसकी सेम, और उसके अंदर भी नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है, वो भी सेम है। प्रिंटिंग स्टेटमेंट हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन है जावा में, सिस्टम डॉट आउट है, कंसोल डॉट राइट लाइन आउट। सो अगर यहाँ पे देखा जाए कोई भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है कि अगर आपने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करनी है जावा में या सी शार्प में। सो एक ही चीज़ का डिफरेंस था जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंटिंग की स्टेटमेंट दोनों में फ़र्क है, दोनों में इस चीज़ में डिफरेंस आता है। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद जो प्रोग्रामिंग का कंस्ट्रक्ट है जिसकी बेस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो लूप्स की शक्ल में आ जाता है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर ईच। फॉर ईच हमने जावा में देखा कि फैसिलिटेट करता है, कभी भी आपने आइटरेटर या करेक्शन के ऊपर ट्रेवर्स करना हो तो आप फॉर ईच लूप इजीली लगा सकते हैं। सो फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं।
जावा या सी शार्प, चूंकि सिंटेक्स सेम है तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लिख दूंगा फॉर लूप की। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेट्स से 5, आई प्लस प्लस। सो इसमें इतने कोड में जावा और सी शार्प का कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये कोड मैंने सेम लिखा। वाइल लूप अगर यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे कंडीशन आती है, कंडीशन हो सकता है आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। सो वाइल लूप का भी सिंटेक्स सेम है। उसके बाद अगर डू वाइल लूप देखें, डू वाइल, ये सिंटेक्स भी सेम है, यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। फॉर ईच लूप में आप ये कहते थे फॉर इंट ए कोलन लिस्ट, कि इस लिस्ट में से एक वेरिएबल ए लिया जाएगा और उसके ऊपर आप आइटरेट करेंगे। हो सकता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 आप करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं उस वेरिएबल के ऊपर। तो सी शार्प या जावा दोनों का सिंटैक्स दोनों केसेस में सेम है। सो अभी तक का जितना हमने कंटेंट देखा उसको अगर मैं समराइज करूँ तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने देखा कि नेम स्पेस और पैकेज का कंसेप्ट है वो है तो सेम, उसका नेम चेंज कर दिया गया। सेकेंड हमने देखा कि प्रिंटिंग की स्टेटमेंट चेंज है। तीसरे नंबर पे डाटा टाइप्स को डिस्कस किया है, डाटा टाइप्स में कोई डिफरेंस हमें खास नज़र नहीं आया। चौथे नंबर पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स इवन के स्विच की स्टेटमेंट्स भी अगर आप ले लें तो जावा और सी शार्प दोनों में सेम तरीके से लिखी जाती है। और अगर आप लूप्स अप्लाई करते हैं जावा में या सी शार्प में, चारों तरह के लूप उनका 100% सेम सिंटेक्स है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम आ जाते हैं एरेज पे। एक तरफ हम जावा का कोड लिखते हैं, दूसरी तरफ सी शार्प का कोड लिखते हैं। लेट्स से मैं एरे बनाता हूँ जावा में, इंट ARR इज इक्वल टू 3579। सो अगर मैंने साइज मेंशन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली साइज इन्फर हो जाएगा कि इस एरे का साइज है 4 एलिमेंट्स है। अगर मैंने इस पर लूप लगाना हो तो मैं इस तरह से लगा सकता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस, and might be I want to print these elements system dot out dot println I। चलें यही कोड हम सी शार्प में लिख के देखते हैं। तो सी शार्प में अगर आपने एरे बनानी है तो सेम वैसे ही आपने एरे बनानी है, सेम कंसेप्ट है 3579। इसमें अगर आपने लूप लगाना है उसी सिंटेक्स के मुताबिक लगाया जाएगा, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो पहले से हम चेंज देख चुके हैं उसकी, कंसोल डॉट राइट लाइन आई। तो अगर देखें तो एरेज के केस में भी सी शार्प और जावा में कोई डिफरेंस नहीं है। सो अभी तक अगर आपको जावा में ये तमाम चीज़ें आती हैं तो आप सी शार्प में फ़ौरन से कोड लिख सकते हैं। जस्ट कंपाइलर का फ़र्क है, कंपाइलर की इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन आपको लैब मैनुअल में प्रोवाइड कर दी गई हैं। सो जावा के अंदर अगर आपने एक एरे ऐसे बनानी हो जिसका साइज आप अभी स्टार्ट में बताना चाहते हैं लेकिन उसके एलिमेंट्स नहीं बताना चाहते, लेट्स से AR इज इक्वल टू न्यू इंट 5। तो सी शार्प में अगर हमने इसी तरह की एरे बनानी है तो कैसे बनाएंगे, इंट AR इज इक्वल टू न्यू इंट 5। 100% सेम, कोई डिफरेंस नहीं। सो एरेज की जितनी भी लॉजिक्स हैं कि एरेज की लेंथ आपने कैसे देखनी है, एरे में इंडेक्स आउट ऑफ काउंट कैसे होगा, उस पर किस तरह की एक्सेप्शन आएगी, क्या एरर आएगा, तमाम तरह की बातें जावा और सी शार्प में सेम कंसेप्ट के ऊपर है। सो अभी तक जितना आपने जावा के अंदर कंसेप्ट पढ़े हैं एरेज के, वही सेम कंसेप्ट आप सी शार्प में एरेज के ऊपर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप ये देखते हैं कि हमने कंसोल से इनपुट कैसे रीड करनी है। रीडिंग इनपुट फ्रॉम
कंसोल। जावा और सी शार्प दोनों में देखेंगे। जावा में अगर आपने इनपुट लेनी हो तो आप कहते हैं स्कैनर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसको आप सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। और अगर आपने कोई इनपुट लेनी हो तो सबसे पहले इनपुट आते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग में इनपुट लेते हैं जब भी आपको इनपुट लेनी होती है। सी शार्प के अंदर इनपुट लेने के लिए आप सिंपली ये लिखेंगे स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जावा में जितने भी फंक्शन थे उनका पहला लेटर स्मॉल होता था। सी शार्प की कन्वेंशन ये है कि फंक्शन का पहला लेटर कैपिटल होता है। सो सी शार्प में नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ी सी गाइडलाइंस डिफरेंट है। सो अगर ये स्ट्रिंग आ जाए, इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप लिखते थे इंटीजर एक्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इंट, उसको आप स्ट्रिंग पास किया करते थे। सी शार्प में अगर इसी चीज़ को आप इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे एंड एक्स इज इक्वल टू, जैसे पहले बताया कि एंड 32 रैपर क्लास है सी शार्प में, डॉट पास, तो पी कैपिटल आएगा ए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि जो भी फंक्शन होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। जावा में पहला लेटर स्मॉल होता था। इंट की इंटीजर जो आपकी बेसिक टाइप है, प्रिमिटिव टाइप है, उसकी अपर क्लास यहाँ पे इंटीजर आई कैपिटल के साथ, और सी शार्प में इंट 32 है। तो जब भी आपने इनपुट लेनी है, रीड लाइन के साथ आपने इनपुट ले ली, और उसके बाद उस इनपुट को जैसे भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, लेट से आपने सेपरेट भी करना, तो यहाँ पे भी सेपरेट का फंक्शन सी शार्प में ऐसे ही मौजूद है जैसे जावा में ए डॉट सेपरेट करके आप किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे आप जावा में किया करते थे। तो फाइल रीडिंग कैसे होगी सी शार्प में, पहले देखते हैं जावा में कैसे होती थी। जावा में हम कहते थे फाइल रीडर एफ आर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, यहाँ पे फाइल का नाम ए डॉट टी एक्स लिख दिया करते थे। इसके बाद बफर रीडर, बफर रीडर पी आर इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। तो स्पेलिंग मिस्टेक या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हुए इन चीज़ों को देख लीजिएगा। सो ये पहले ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके थ्रू आप फाइल रीड कर सकते हैं। आप ये क्या करते थे, स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन। सी शार्प में यही काम आप करेंगे स्ट्रीम रीडर से। स्ट्रीम रीडर एस आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर, और ब्रैकेट में आप फाइल का नाम देंगे, लेट्स से ए डॉट टी एक्स टी। और अगर आपने कोई पहले लाइन रीड करनी है, स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू एस आर डॉट रीड लाइन। तो इस तरह से आप सी शार्प में फाइल को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर डिफरेंस लिख देता हूँ। ये जावा का कोड है जो आपको पहले से आता है, सी शार्प है, कंसेप्ट सेम है, एग्जैक्ट कंसेप्ट सेम है, सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो जाती है। वहाँ पे इसको फाइल रीडर कहा जा रहा है, यहाँ पे इसको स्ट्रीम रीडर कहा जा रहा है। तो अगर आपने
लूप के थ्रू इस फाइल को रीड करना है, तो आप ये भी कह सकते हैं वाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप इस लाइन को प्रोसेस करें और दोबारा से लाइन इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। सेम काम आप C# में कह सकते हैं वाइल लाइन नॉट इक्वल टू नल, लाइन इज इक्वल टू sr डॉट रीड लाइन। यहाँ पे आप लाइन को प्रोसेस कर सकते हैं। सो अभी तक आपने जितनी भी चेंजेस देखी, सवाए अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो कंसेप्ट वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसका नेम चेंज कर दिया जाता है। हाँ बता, ऐसे एडवांस फीचर मौजूद हैं जो C# पे स्पेसिफिकली उनका कंसेप्ट भी डिफरेंट है और जावा में भी उनका कंसेप्ट डिफरेंट है, लेकिन वो फीचर एडवांस फीचर है जिनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। जो अभी तक हम कंसेप्ट या कंस्ट्रक्ट्स जावा में डिस्कस कर चुके हैं वो तकरीबन C# में सेम है। सो आई होप कि अभी तक जितना आपने काम किया है, इन चीज़ों को समझा है। इसके बाद हम क्लास को भी देखेंगे, क्लास कैसे बनाई जाती है, इनहेरिटेंस कैसे की जाती है, कंपोजिशन कैसे होती है। लेकिन ओवरऑल अभी तक जितना बेसिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हमने देखे, आई होप कि आप C# में कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं जो ऊप बेस्ड तो नहीं होगा, मेन के अंदर तमाम कोड आप कर सकते हैं। ऊप के जो कंसेप्ट हैं वो आगे भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम ये देखते हैं कि C# में जब आपने क्लास डिक्लेयर करनी है तो इसका जावा के साथ सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जावा में एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। इसका गेट सेट आप कैसे बनाएंगे, पब्लिक गेट नेम, इसमें रिटर्न टाइप ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगी एंड रिटर्न नेम। अगर आप इसमें कोई लॉजिक या कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं कि कोई भी वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, पब्लिक वाइड सेट नेम। आप कहेंगे इसमें एक पैरामीटर आएगा स्ट्रिंग ए, आप यहाँ पे नेम को वैल्यू साइन कर देंगे, नेम इज इक्वल टू ए। तो जावा में आपने ये वाली क्लास बना कर देख ली कि स्टूडेंट्स की क्लास में गेट सेट कैसे बनाते हैं। तो जावा में ये जो आपने नेम बनाया है इसको कहते हैं एट्रीब्यूट, नेम का फील्ड है इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। C# में ये काम हम करके देखते हैं। क्लास की डिक्लेरेशन वैसे ही होगी, क्लास स्टूडेंट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। इसमें गेट सेट कैसा तरीके का डिफरेंट है, बाकी क्लास की प्रोटोटाइप वैसे ही बनेगी, पब्लिक स्ट्रिंग। ये चीज़ आपने नोटिस करनी है, मैंने कैपिटल N के साथ नेम लिखा है, तो यहीं पे गेट सेट बनेंगे। गेट यहाँ पे साथ फंक्शन का नाम मैं नहीं लिख रहा, जस्ट मैंने गेट लिखा है, ना कोई पैरामीटर यहाँ पे दिए। और यहाँ पे आप रिटर्न नेम कह सकते हैं, कोई वैलिडेशन लगाना चाहें तो वो भी कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपने नेम इसको यूज़ किया यहाँ पे। और सेट में भी आप कैसे करेंगे, नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, इसमें एक चीज़ समझने वाली है। C# में इन चीज़ों को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, दीज आर प्रॉपर्टीज इन C#। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, गेट और सेट के लिए फंक्शन की बजाय डिफरेंट तरीके का प्रोवाइड करती है। सो गेट का जो फंक्शन है ये गेटर बन जाएगा, क्योंकि इसे आप एज अ फंक्शन यूज नहीं कर रहे, लेकिन एक पैटर्न प्रोवाइड किया गया है, गेटर सेटर पैटर्न एक स्ट्रक्चर है।
इसमें हमने नेम रिटर्न कर दिया, जो आपका ये प्राइवेट एलिमेंट था नेम, और ये जो वैल्यू है ये बता रही है कि जो आपका पैरामीटर यहाँ से आना था वो ऑटोमेटिकली वैल्यू के नाम से यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे हम क्लास की ब्रैकेट क्लोज करते हैं। एक दफ़ा दोबारा गेटर सेटर को देखते हैं। जावा में जब भी आपने गेटर सेटर बनाना है तो फंक्शन की तरह बनाते हैं। सी शार्प एक गेटर सेटर का स्ट्रक्चर या पैटर्न प्रोवाइड करता है, जिसमें आप एक प्रॉपर्टी बनाते हैं जिसके अंदर गेट और सेट के कीवर्ड होते हैं, और सेट के अंदर जो पैरामीटर पास होना होता है वो एज अ वैल्यू आपके पास अवेलेबल होता है, और उस पैरामीटर की टाइप ऑटोमेटिकली इस टाइप के बराबर होती है जो आपने यहाँ पे लिखी होती है। तो इसका यूज़ देखते हैं कि जावा में गेटर सेटर कैसे यूज़ करते हैं और सी शार्प में गेटर सेटर कैसे यूज़ करेंगे जब आपने इस तरह से गेटर सेटर बना लिए। सबसे पहले जावा के अंदर मेन फंक्शन में जाके हम स्टूडेंट क्लास का एक वेरिएबल बनाते हैं। स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो क्या सी शार्प में कैसे बनाएंगे वेरिएबल, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। s डॉट सेट नेम, लेट्स से अली। सी शार्प में सेटर कैसे कॉल करेंगे, सेट नेम नहीं, एस डॉट नेम कैपिटल नेम, प्रॉपर्टी के नाम से आप उसको इसका जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू सेट करेंगे, और यहाँ पे आप अली सेट कर देंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटर कॉल हो जाएगा। ये सी शार्प का एक पैटर्न है कि वो इस तरह से वैल्यूज असाइन किया जाता है। तो एक्चुअली जब आप सेट करते हैं तो ये अली जो है वो वैल्यू का, जो हमने लास्ट में वेरिएबल देखा कि एक वैल्यू का वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाता है, ये वैल्यू को असाइन हो जाएगा अली, और वहाँ पे आपने अगर कोई वैलिडेशन लगाई होगी तो वैल्यू वाले वेरिएबल के ऊपर आप वैलिडेशन लगाएंगे और उसी हिसाब से आप वैल्यू सेट करेंगे। अगर आपने गेट नेम करना है, गेट नेम का फंक्शन कॉल करना है, तो यहाँ पे जावा में क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ एस डॉट गेट नेम। सी शार्प ज़्यादा कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है, कंसोल डॉट राइट लाइन एस डॉट नेम। तो एक्चुअली ये गेटर को ही कॉल करेगा जो नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया था, एट्रीब्यूट बनाया था, डेट वाज प्राइवेट। हम यहाँ पे उसको गेट नहीं कर रहे, यहाँ पे एक्चुअली हम गेटर कॉल कर रहे हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, जिसको हमने कहा था प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमने सेट और गेट बनाया था, गेट और सेट। कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई वैलिडेशन सी शार्प में नहीं लगानी है, लेट से तो स्टूडेंट की क्लास आपने बनाई, और इसमें आप एक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं नेम की, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेमीकोलन सेट। अगर मैंने कोई बॉडी नहीं लिखी तो इस तरह से भी सी शार्प में प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, उस सूरत में जब आपने इसके साथ नो वैलिडेशन अप्लाई करनी हो सेटर और गेटर के साथ। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन भी सी शार्प के अंदर प्रॉपर्टीज का अवेलेबल है। बाकी कंस्ट्रक्टर जैसे आप जावा में बनाते थे कि सेम नाम कंस्ट्रक्टर का होना चाहिए जो क्लास का नेम है, इस तरह की चीज़ें सी शार्प में भी मौजूद हैं। नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, पब्लिक क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन, जैसे आप जावा में करते थे। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी इनहेरिटेंस का, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जावा की तरह ही सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है।
अगर यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है तो उसको अचीव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है कि यू हैव टू यूज इंटरफेसेस, और इंटरफेसेस वैसे ही जिस तरह से इंटरफेसेस के अंदर हमने जावा में देखा कि फंक्शन की सिर्फ प्रोटोटाइप लिखी जाती हैं, तो सी शार्प में भी आप इंटरफेसेस में फंक्शंस की प्रोटोटाइप लिखेंगे और क्लास को जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसको वो तमाम फंक्शन इम्प्लीमेंट करने होंगे। लेट्स से हम कहते हैं कि पब्लिक क्लास स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स, ये सी शार्प का कोड लिख रहा हूँ, देखने में जावा का लग रहा है लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स पर्सन, और यहाँ पे जो भी पर्सन के फंक्शन है उनकी आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। सी शार्प के अंदर कंपोजिशन वैसे ही होती है जैसे जावा में होती है, इसमें भी डिफरेंस नहीं है। इसके ऊपर भी मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा लेक्चर के अंदर, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। आपने क्लास बनाई, कोई भी हम क्लास बना लेते हैं कोर्स, और उसकी कंपोजिशन करते हैं स्टूडेंट क्लास में। सिंपली आप उस क्लास में जाके क्या कर रहे होंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कोर्स का, अगर कोर्स की कंपोजिशन यहाँ पर करनी है। बाकी ऊप का कंसेप्ट सेम है जैसे हम जावा में ऊप का कंसेप्ट पढ़ते हुए आ रहे थे। इसके अलावा जावा और सी शार्प का जो डिफरेंस है वो हम पॉलीमॉर्फिज्म में देख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए आपको अपकास्टिंग चाहिए होती है। अपकास्टिंग इज 100% सेम, कि आप इस तरह से लिख सकते हैं पर्सन p इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जैसे आप जावा में किया करते थे। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने अपकास्टिंग कर ली तो ऑब्वियसली आप पॉलीमॉर्फिज्म भी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी पैटर्न, सिंगलटन पैटर्न, हर चीज़ जो अभी तक ऊप के रिलेटेड आप जावा में कर चुके हैं एज इट इज सी शार्प में अप्लाई होगी। So this is the end of the lecture. So आज के लेक्चर में हमने बेसिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से डिफरेंस देखा सी शार्प और जावा में। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मुझे तो सिर्फ 2 से 3 डिफरेंस के अलावा जावा सी शार्प में कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। जो बंदा जावा में कोड लिख सकता है वो सी शार्प में भी फौरी तौर पे कोड लिख सकता है बगैर कोई एक्सपर्टीज हासिल किए। किसी भी चीज़ को आप देख लें, बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से लेके ऊप के कंस्ट्रक्ट्स तक, जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म, अपकास्टिंग, इवन के इसमें हमने लिस्ट को डिस्कस नहीं किया कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। इसमें भी जेनेरिक लिस्ट मौजूद हैं, जैसा कि जावा में जेनेरिक लिस्ट मौजूद है। उसी तरह से आप लिस्ट बना के उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और उनके ऐड, रिमूव, इस तरह के तमाम फंक्शन सेम हैं। अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें या जावा फॉर्म्स हैं जैसे, वैसे ही .NET फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। तो GUI के अंदर भी इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम आने वाले लेक्चर में GUI के ऊपर बात करेंगे। मीनवाइल आप सी शार्प को मज़ीद एक्सप्लोर करें। एक बुक जो हमने आपको बताई थी, थिंकिंग इन जावा, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह की बुक थिंकिंग इन सी शार्प सेम राइटर की मौजूद है विद सेम चैप्टर्स, लेकिन उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो सी शार्प की अवेलेबल हैं। ये बुक हम कोर्स वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। इस बुक को आप एक्सप्लोर करें और सेम काम जो आप जावा में कर चुके हैं उसे सी शार्प में करने की कोशिश करें। जितने भी आपके लैब मैनुअल्स हैं जो जावा में आप कर चुके हैं, एज अ बोनस या एज अ प्रैक्टिस आप सी शार्प में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। थैंक यू।